प्रदेश के बहराइच में अचानक ही सांप्रदायिक तनाव भड़क उठा है। दो समुदाय आमने सामने आ गए। एक युवक की जान जा चुकी है। हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। कई शोरूम और दुकानों को फूंक दिया गया है। यहां तक कि अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। हालात खराब होते ही लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी बहराइच पहुंच गए। जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। 6 जिले की फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई है। सरकार जल्दी ही हालात संभालने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हालात बिगड़े ही क्यों। कनेक्शन चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ये चुनाव बीजेपी के और योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद सीएम योगी जैसे तैसे अपना पद तो बचा ले गए, लेकिन विधानसभा उपचुनाव से पहले अचानक ही मचे बवाल में अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या ये सब चुनाव के लिए हो रहा है। तो आखिर क्यों बहराइच मामले को लेकर बीजेपी आई सवालों के घेरे में, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इंडिया गठबंधन इन सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से यूपी में मुस्लिम, दलित और ओबीसी वर्ग इंडिया गठबंधन के पाले में दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में भी इसकी झलक दिख चुकी है, जब इंडिया गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीत ली थी। एनडीए को सिर्फ 36 सीटें मिल पाई थी, जबकि एनडीए ये मानकर चल रहा था कि 70 सीटें तो उसके पास आनी ही आनी है। और अब होने वाले उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन की जीत दिखाई दे रही थी, क्योंकि तमाम सर्वे और यहां तक कहा जा रहा है कि आईबी की खुफिया रिपोर्ट भी सरकार की नींद उड़ा रही थी, जिसमें कहा गया है कि अगर बीजेपी के पक्ष में बेहतर परिणाम आते भी हैं तो उस स्थिति में भी ये 3 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। सपा यानी समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का जो गठबंधन तैयार किया है, उससे बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। और इसके खिलाफ बीजेपी अब हिंदुत्व की राजनीति पर जोर शोर से लौटती दिख रही है। यानी एक बार फिर हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ने पर जुट गई है बीजेपी। बटोगे तो कटोगे जैसी बातें अब बीजेपी के मंच से खुलकर कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। यानी साफ है कि पूरी बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है, और जब भी बीजेपी दबाव में दिखाई देती है तब हिंदुत्व के मुद्दे को आगे कर देती है। तो विपक्ष का दावा है कि बहराइच में जो मामला हुआ है, जो घटना हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की कोई साजिश भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जब ये घटना हो रही थी तो प्रशासन क्या कर रहा था। प्रशासन की निष्क्रियता पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा को रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। तो प्रियंका गांधी ने तो शांति की अपील की। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लेते हैं। थोड़ा नीचे करिए। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें है सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं,
तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की सरकार की थी। यानी विपक्ष शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन सरकार की भाषा धमकाने वाली दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने के चलते हुआ। डीजे को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया था। इस दौरान जो है घटना ज्यादा बड़ी हो गई। इस घटना में 22 साल के एक युवक की जान चली गई और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला दो समुदायों के टकराव से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस टकराव को बढ़ने भी दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। ऐसे में विपक्षी दल बेहद सधे अंदाज में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल इसमें वोट बटोरने की कोशिश में जुटा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दुकानों और अस्पतालों को निशाना बना रहे हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। 10 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें से 6 नामजद हैं और ये सभी लोग एक समुदाय विशेष के हैं। वैसे सवाल इस घटना की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं और अगर कनेक्शन देखें तो सांप्रदायिक टकराव के मामले हों या किसी को टारगेट कर जान लेने के मामले उन राज्यों में सामने आ रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हों। हरियाणा के पलवल में चुनाव से पहले एक युवक की जान ले ली गई थी। आरोप गाय की तस्करी के लगाए गए थे, जिससे तनाव फैल गया था। पलवल को कांग्रेस अपने लिए सुरक्षित मान रही थी। यहाँ की तीनों सीटों पर कांग्रेस की सीट तय मानी जा रही थी और शायद इसलिए पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को पलवल जिले की होडल सीट से चुनाव मैदान में भी उतार दिया। लेकिन युवक की जान जाने से जो सांप्रदायिक तनाव फैला, उससे कांग्रेस के हाथ से 2 सीट फिसल गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हार गए और अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले यानी तारीखों के ऐलान से पहले यहां से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। झारखंड में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं सामने आई हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की जान ले ली जाती है और यूपी, जहां सबसे ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर भी सांप्रदायिक तनाव भड़क उठ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं मात्र संयोग है या फिर कोई प्रयोग, क्योंकि इस तरह की घटनाओं का फायदा हमेशा एक ही पार्टी को मिलता है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ऐसे में बेहद मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पीड़ित पक्ष अल्पसंख्यक समुदाय से ही होता है। प्रशासन की कार्रवाई भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही होती है, इसलिए विपक्ष बहुत सोच समझकर कुछ कह पाता है। तो बहराइच की घटना में सबसे बड़े सवाल प्रशासन की भूमिका पर ही उठ रहे हैं कि आखिर एक धार्मिक जुलूस में शामिल लोग अचानक क्यों भड़क उठे। यूपी के सीएम दावा करते हैं कि उनके राज्य में तो अब शांति है, किसी तरह का उन्माद नहीं है, गुंडे खत्म हो चुके हैं, धार्मिक जुलूस शांति से निकलते हैं। तो फिर बहराइच में ये सब क्यों हुआ? तो अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी एक बार फिर से हिंदुत्व की राह पर लौट आई है। सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले पीएम मोदी भी अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी बहुसंख्यकों को एकजुट होने का खुले मंच से आह्वान कर रहे हैं। मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था कि हमें याद रखना है कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और अघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा में दिया बयान भी चर्चाओं में है। योगी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और अब बहराइच की घटना सामने आ गई है। दरअसल बीजेपी के 2 सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी दोनों ही यूपी से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में अब उपचुनावों में भी बीजेपी को हार मिलती है तो ये बीजेपी के ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की हार मानी जाएगी। ऐसे में सवाल बीजेपी की सरकार पर भी उठ रहे हैं कि क्या बहराइच की घटना सांप्रदायिक राजनीति के चलते हुई है। खैर, आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।